टॉपिक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लास्ट लेक्चर में हमने आरएस नोमेनक्लेचर को मज़ीद एक्सटेंड किया। ठीक है, आज के हमारे लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कशन करनी है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपने एफएससी में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, आपकी एडीएस पार्ट 1 में भी ये पढ़ाया गया था। ठीक है, इसके लिए बेसिक कंडीशन ये है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन में अगर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए पहली कंडीशन फुलफिल कर रहा है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए दूसरी कंडीशन क्या है कि जो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं उन कार्बन्स के साथ दो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए। अगर किसी मॉलिक्यूल में ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है। ठीक है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए बेसिक यही दो कंडीशंस हैं। ठीक है, यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगी। ठीक है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ यानी कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हो और उन कार्बन्स के साथ दो डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स अटैच होने चाहिए। एग्जाम्पल्स ये देखें, जैसे कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन के हर एक कार्बन के साथ दो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के दिखाने के लिए दूसरी कंडीशन। ठीक है, ये दो कंडीशंस होनी चाहिए। तो ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में इसको हम सिज और ट्रांस आइसोमर भी कहते हैं। सिज ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिज आइसोमर क्या होते हैं कि जो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्डेड एटम्स हैं उनकी दोनों साइड पर अगर सेम ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, दोनों साइड पर सेम ग्रुप्स प्रेजेंट है तो उनको हम कहते हैं सिज आइसोमर। और अगर जो ग्रुप्स हैं वो ऑपोजिट साइड पे होंगे डबल बॉन्ड के अक्रॉस तो उसे हम कहेंगे ट्रांस आइसोमर। इसकी एग्जांपल सिज टू ब्यूटीन एंड ट्रांस टू ब्यूटीन। इसी तरह से मैलिक एसिड, ये भी सिज आइसोमर, और फ्यूमेरिक एसिड अगर वो ट्रांस आइसोमर है। ठीक है, वही दोनों के आइसोमर्स हैं। किसी भी मॉलिक्यूल में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनको कैसे डिटरमिन करते हैं, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सिज और ट्रांस किसी भी कंपाउंड के बारे में कैसे पता चलता है कि वो सिज आइसोमर है या वो ट्रांस आइसोमर है। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कॉन्फ़िगरेशन सिज या ट्रांस कैसे डिटरमिन की जा सकती है। ठीक है, इसके डिफरेंट मेथड्स हैं। पहला मेथड फ्रॉम डाइपोल मोमेंट। आप डाइपोल मोमेंट की वैल्यू से ये बात नोट डाउन कर सकते हैं कि सिज आइसोमर कौन सा है और ट्रांस कौन सा है, क्योंकि आपको पता है कि जो ट्रांस आइसोमर्स होते हैं इनकी डाइपोल मोमेंट वैल्यू 0 होती है। ठीक है, ये देखें, इसी तरह से आपके पास ये भी एग्जांपल है जिसमें ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोईथीन है, इसकी भी डाइपोल मोमेंट 0 है। तो ट्रांस आइसोमर्स की डाइपोल मोमेंट 0 होती है। बॉइलिंग पॉइंट से आप पता लगा सकते हैं कैसे, कि अगर हमें सिज आइसोमर के बारे में बात करें तो सिज आइसोमर का जनरली बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है ट्रांस की निस्बत, क्योंकि सिज आइसोमर्स में क्या होती है, डाइपोल मूवमेंट, और डाइपोल मूवमेंट की वजह से पोलैरिटी क्रिएट होती है, चार्जेस क्रिएट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस। तो अगर पोलैरिटी मॉलिक्यूल में होगी तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल्स की बाइंडिंग फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी, और अगर बाइंडिंग फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हैं तो इसका मतलब हमें हाई एनर्जी देनी पड़ेगी उन बाइंडिंग फोर्सेस को तोड़ने के लिए। तो इसलिए सिज आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि वाई सिज टू ब्यूटीन इज वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिज टू ब्यूटीन इज 276 Kelvin while the trans 2 butene boils at 274 Kelvin.
ठीक है, सेज का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस आइसोमर का ज्यादा होगा। ट्रांस का क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि ट्रांस मॉलिक्यूल्स की पैकिंग अच्छी होती है। ठीक है, आप देखें कि ये COOH ग्रुप ऑपोजिट साइड पर हैं, तो इनकी जो मॉलिक्यूलर पैकिंग है क्रिस्टल स्ट्रक्चर में वो अच्छी होगी। ठीक है, तो पैकिंग अच्छी होने की वजह से उसको क्रिस्टल को मेल्ट करना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो फिर मेल्ट करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर देना पड़ता है। ठीक है, और सेज में इतनी अच्छी पैकिंग नहीं होती है, तो इस वजह से इसके मेल्टिंग पॉइंट इसका कम है। फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स, कि सिस और ट्रांस आइसोमर्स साइक्लिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। तो इस साइक्लिक कंपाउंड की फॉर्मेशन से भी हम पता लगा सकते हैं कि जिस आइसोमर से साइक्लिक कंपाउंड बना है वो आइसोमर सिस है या ट्रांस। देखिए, मैलिक एसिड की बात करें तो मैलिक एसिड सिस आइसोमर है। ठीक है, और इस सिस आइसोमर को जब आप 423 केल्विन पे हीट करते हैं तो ये मैलिक एनहाइड्राइड बन जाता है। ठीक है, इसमें से वाटर की रिमूवल होती है और ये बन जाता है मैलिक एनहाइड्राइड। अगर आप फ्यूमेरिक एसिड को ये साइक्लिक कंपाउंड बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हाई टेम्परेचर देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इस को साइक्लिक बनाने के लिए यहाँ पे देखिए CO2H ग्रुप है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के साथ ये साइक्लिक नहीं बन सकता। यहाँ पे होना चाहिए था CO2H ग्रुप, इधर होना चाहिए, H इधर इस साइड पे होना चाहिए, तभी ये साइक्लिक कंपाउंड बनेगा। तो इसके लिए हमें ये पाई बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है, ये डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, जबकि इस केस में ऐसा नहीं था। इस केस में हमें सिर्फ वाटर की रिमूवल करवाई है, इस केस में वाटर की रिमूवल भी करवानी है और साथ में ये डबल बॉन्ड भी ब्रेक करना है। तो जब डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तभी ये CO2H ग्रुप जो है ये इसके साथ साइक्लिक कंपाउंड बनाएगा। तो इसलिए पहले डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर ये ग्रुप इस साइड पे रोटेट करेगा और फिर डबल बॉन्ड बनेगा और इसके साथ ही साथ ये साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बन जाएगा एनहाइड्राइड का। ठीक है, तो मैलिक एनहाइड्राइड फ्यूमेरिक एसिड से अगर बनाई जाए यानी ट्रांस आइसोमर हाई टेम्परेचर पर साइक्लिक कंपाउंड बनाते हैं और सिस आइसोमर्स कम टेम्परेचर पर साइक्लिक कंपाउंड्स बना लेते हैं। और जब आप मैलिक एनहाइड्राइड यानी सिस और ट्रांस दोनों आइसोमर्स से बनने वाला जो साइक्लिक कंपाउंड है उसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, ठीक है, वाटर की मदद से बॉन्ड ब्रेकिंग करवाते हैं यहाँ पे, तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग करके ओनली मैलिक एसिड बनाता है यानी सिस आइसोमर बनता है। ठीक है, क्योंकि अब डबल बॉन्ड बन चुका है। ठीक है, और डबल बॉन्ड दोबारा ब्रेक नहीं होगा हाइड्रोलिसिस में, ये ब्रेक नहीं होता, सिर्फ ये बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और यहाँ पे ये CO2H और ये भी CO2H में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैलिक एनहाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस से सिर्फ मैलिक एसिड बनता है, फ्यूमेरिक एसिड नहीं बनता। इसी तरह से अगर आप ऑप्टिकल आइसोमर्स की फॉर्मेशन करवाते हैं तो उससे भी हमें ये मालूम हो सकता है कि सिस आइसोमर है या ट्रांस। जैसे हम मैलिक और फ्यूमेरिक एसिड दोनों की ऑक्सीडेशन करवाते हैं KMnO4 और ऑस्मियम ऑक्साइड से। ठीक है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव टार्टेरिक एसिड्स की वैरायटी मिलती है। ठीक है, देखिए मैलिक एसिड अगर आप इसको KMnO4 या ऑस्मियम ऑक्साइड के साथ ऑक्सीडाइज करवाते हैं तो इससे ये मिलता है मीजो टार्टेरिक एसिड। ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि इसमें सिमेट्री मौजूद है। यहाँ से अगर आप कट करेंगे तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है, ऊपर भी और नीचे भी सेम ग्रुप्स हैं, तो इसलिए ये मीजो ऑप्टिकली इनएक्टिव टार्टेरिक एसिड होगा। और अगर आप फ्यूमेरिक एसिड यानी ट्रांस आइसोमर की ऑक्सीडेशन करवाते हैं KMnO4 और ऑस्मियम ऑक्साइड से तो इससे एक डी मिक्सचर, ठीक है, डी टार्टेरिक एसिड यानी प्लस टार्टेरिक एसिड और एक एल टार्टेरिक एसिड जिसे हम माइनस टार्टेरिक एसिड भी कहते हैं, दोनों बनते हैं।
ठीक है, दोनों आइसोमर्स बनते हैं। तो इस अगर आपके पास रेसिमिक मिक्सचर बनेगा तो वो रेसिमिक मिक्सचर बना होगा ट्रांस आइसोमर से, और अगर आपके पास मिक्सचर नहीं बना, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो इसका मतलब वो फिर सिस आइसोमर से बना होगा। तो इस तरह से भी पहचान की जा सकती है। मेथड्स ऑफ प्रेपरेशंस, ये आपके कोर्स का तो वैसे हिस्सा नहीं है, देख लें कि सिस आइसोमर्स को हम रिंग रैप्चर करके भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई रिंग कंपाउंड है, उसको यहाँ से ब्रेक करेंगे, ठीक है, या ये रिंग कंपाउंड है कोई नॉन, इसमें आप यहाँ से ब्रेक करेंगे तो ये कार्बन, ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, और इन कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है, ठीक है, ये देखें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड और इन कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है। तो ऑक्सीडेशन करवाने से इनमें मजीद ऑक्सीडाइज होंगे, ये CO2H ग्रुप हो जाएगा, ये भी CO2H ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसे हम कहते हैं COOH ग्रुप, ये भी COOH ग्रुप हो जाएगा। ये कॉमास लगाए हुए हैं, ये एक्चुअली कॉमास नहीं है, ये डबल बॉन्डेड है, ठीक है, ये यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, मिस्टेकनली प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ये चीज़ लगा दी गई है, एक्चुअली ये डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन है, इजी डेजिग्नेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अभी तक आपने सिस और ट्रांस के बारे में ही देखा है। आपने देखे कि कुछ आइसोमर्स सिस होते हैं, कुछ आइसोमर्स को हम ट्रांस आइसोमर कहते हैं, और ये हम इस बेस पे कहते हैं कि जो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है उसके साथ जो ग्रुप्स अटैच हैं वो अगर सेम साइड पर सेम ग्रुप्स हैं तो इसका मतलब वो सेम सिस आइसोमर होगा, और अगर ऑपोजिट साइड पे ग्रुप्स प्रेजेंट हैं तो फिर उसको हम ट्रांस आइसोमर्स कहते हैं। सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म, सिस और ट्रांस डेजिग्नेशन, ये उन कंपाउंड्स के लिए वैलिड है जिनमें कार्बन टू कार्बन जो डबल बॉन्डेड एटम्स हैं उनके साथ जो ग्रुप्स अटैच हैं वो सेम ग्रुप्स हैं। ये देखें, ये ग्रुप, ठीक है, और ये ग्रुप्स दोनों सेम हैं, सेम ग्रुप्स। अगर सेम ग्रुप्स अटैच हैं तो इसका मतलब ये सिस और ट्रांस असाइन किए जा सकते हैं। लेकिन अगर ग्रुप्स डिफरेंट आ जाएं, ABDE, तो अब आप क्या करेंगे जी, अब आप इसमें सिस और ट्रांस असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए फिर हम चैन इन गोल्ड प्रीलॉग सिस्टम के जरिए नोमेनक्लेचर E और Z ये अप्लाई करवाते हैं। कैसे? इसमें जो Z है ये सेम के लिए या टुगेदर के लिए जाहिर करता है, इसे हम जूसामैन कहते हैं। C स्टैंड्स फॉर जूसामैन मीनिंग टुगेदर, और E जो है ये ई एंजिडिन, जर्मन वर्ड है एंजिडिन, उसके लिए स्टैंड होता है, और इसकी मीनिंग है ऑपोजिट, ठीक है, अक्रॉस। बिल्कुल RS नोमेनक्लेचर की तरह है, ये कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, इस एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये देखें, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्डेड है और इसमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं। पहले तो हम ये देखते थे कि अगर डबल बॉन्ड के अक्रॉस सेम साइड पर सेम ग्रुप्स हैं तो सिस, और अगर वो ऑपोजिट साइड पे हैं तो ट्रांस कह देते थे। लेकिन अब ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ये आयोडीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, इसमें क्या करेंगे? चैन इन गोल्ड ट्रीलॉग सिस्टम अप्लाई करवाएंगे, CIP रूल अप्लाई कराएंगे। CIP रूल क्या था जी, कि अगर आप CIP रूल अप्लाई करवाते हैं तो इस कार्बन के साथ जो 2 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं उनमें देखिए एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, आयोडीन का या क्लोरीन का? आयोडीन का ज्यादा है, तो इसको प्रायोरिटी देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी, नंबर 1, क्लोरीन को सेकंड। चलिए अब इस कार्बन की तरफ आइए। इस कार्बन के साथ भी 2 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, दोनों में देखिए कि एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है। डेफिनेटली ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो इसको प्रायोरिटी देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी, नंबर 1, और इसको नंबर 2, ठीक है। तो अब देखिए कि डबल बॉन्ड के अक्रॉस जिनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिली है
हाई प्रायोरिटी मिली है वो क्या सेम साइड पर हैं? जी हाँ, इन दोनों को फर्स्ट प्रायोरिटी मिली है और ये दोनों नंबर 1 वाले दोनों ग्रुप्स सेम साइड पर हैं, तो इसको कहेंगे जी आइसोमर, ज़ुसामैन आइसोमर। और अगर हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड पर होंगे तो इसे कहेंगे ई आइसोमर, एंजियोजिन आइसोमर। ये है इजी आइसोमरिज्म ऑन द बेसिस ऑफ CIP रूल। ठीक है, अब ये देखिए, ये एग्जांपल आ गई 2 ब्यूटीन की, इसमें भी आप अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, देखिए कार्बन के साथ 2 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, तो देखिए एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है? कार्बन का, 1, नंबर 1 प्रायोरिटी, इसको सेकंड मिल गया। अब इस पे आ जाइए, इस कार्बन के साथ भी 2 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, कार्बन को नंबर 1 प्रायोरिटी, इसको नंबर 2 प्रायोरिटी, तो ये नंबर 1 वाले दोनों सेम साइड पर हैं, इसलिए क्या मिलेगा इसको? 1 और ये भी 1, तो इसका मतलब है दोनों सेम साइड पर हैं, तो ये Z2 ब्यूटीन होगा। और ये दोनों ऑपोजिट साइड पे हैं तो इसे हम E कहेंगे, E2 ब्यूटीन, E आइसोमर। फ्यूमेरिक एसिड, इसके भी आप बना सकते हैं, मेलिक एसिड में दोनों सेम साइड पर हैं, हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स, तो Z आइसोमर। ठीक है, चलिए इस ग्रुप पे आ जाइए, इसमें भी देख लीजिए, इस कार्बन के साथ 2 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, एक इथाइल ग्रुप है, एक प्रोपाइल ग्रुप है। तो आप जानते हैं कि इथाइल में 2 कार्बन हैं और इसमें प्रोपाइल में 3 कार्बन एटम्स हैं, तो इसमें प्रायोरिटी इसको नंबर 1 मिलेगी, और इसमें इस कार्बन को प्रायोरिटी नंबर 1। तो प्रायोरिटी अगर ग्रुप्स, हाई प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड पे हैं तो Z, और हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स अगर ऑपोजिट साइड पे हैं तो फिर E। ठीक है, तो ये डिफरेंट ग्रुप्स के लिए आप इजी नोमेनक्लेचर असाइन करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है। इसी तरह से ये सारे क्वेश्चंस हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं इजी नोमेनक्लेचर पर और RS नोमेनक्लेचर दोनों पर दिए गए हैं। आप इसको अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, और इसमें देख सकते हैं आप ये सारे आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। ठीक है, ये RS नोमेनक्लेचर पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं, इजी नोमेनक्लेचर पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये देखिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? एक शॉर्ट क्वेश्चन है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, किसी भी मॉलिक्यूल में एक इमेजिनरी लाइन पास करवाएं और इस तरह से पास करवाना है कि उस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, इक्वल पार्ट्स में उस मॉलिक्यूल को आपने डिवाइड करना है इमेजिनरी लाइन के जरिए, इमेजिनरी प्लेन के जरिए। ठीक है, और अगर एक पार्ट दूसरे पार्ट का मिरर इमेज बन रहा हो तो इसका मतलब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, उस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कैसे? देखिए एग्जांपल के जरिए देखिए, ये मीजो टार्टेरिक एसिड है, इसमें आप इस मॉलिक्यूल को एक इमेजिनरी प्लेन के साथ डिवाइड करिए, यहां से कट लगा दिए, यहाँ पे कट, ठीक है, यहाँ पे लाइन लगा दें और देखें क्या इसमें जो 2 हिस्से बन रहे हैं, एक ये लेफ्ट वाला हिस्सा और ये राइट वाला हिस्सा, क्या दोनों सेम है? नहीं, इधर तो एच एच है, इधर ओ एच है, डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये तो प्लेनर मिरर इमेज नहीं है। चलिए दूसरी साइड से कट लगा के देखते हैं, यहां से भी कट लग सकता है ना, सेंटर से। चलिए यहाँ पे आप कट लगाइए, इमेजिनरी लाइन लगाइए, इमेजिनरी प्लेन बनाइए। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर हम कट लगाते हैं तो ऊपर भी सेम ग्रुप्स हैं और नीचे भी सेम ग्रुप्स हैं, तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। 2 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड किया जाए और अगर मिरर इमेज बने तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल प्लेन ऑफ सिमेट्री रखता है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मीजो टार्टेरिक एसिड में भी पाई जाती है और 1,2 डाइक्लोरो 1,2 डाई हाइड्रोक्सी ईथेन के अंदर भी पाई जाती है। एग्जाम्पल के साथ आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर आगे इजी नोमेनक्लेचर पे क्वेश्चंस दिए गए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए।
डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, ये आप प्रैक्टिस करते जाएंगे इसके ऊपर। और नोमेनक्लेचर, RS नोमेनक्लेचर, जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्साइम्स। ऑक्साइम्स की अगर आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करनी है तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं? ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑक्साइम्स। ऑक्साइम्स में आप H और OH की ग्रुप्स की बेस पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को नाम देते हैं सिन और एंटी। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट। सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी। सो सिन और एंटी आइसोमेरिज्म, ये भी छोटा सा आइसोमेरिज्म है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। ऑक्साइम के अंदर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे, ठीक है, ऑक्साइम ये स्ट्रक्चर है, इसमें इस साइड पे ग्रुप कोई नहीं है, तो हम H और OH दोनों की बेस पर इसमें आइसोमेरिज्म यानी कि सिन और एंटी असाइन करते हैं। सिन का मतलब होता है सिज, और एंटी ये ट्रांस वर्ड के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अगर H और OH सेम साइड पर हैं तो इसे हम सिन एल्डोक्साइम कहेंगे, और H और OH डिफरेंट साइड पे हैं तो इसे हम एंटी एल्डोक्साइम कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से सिन, ये आते हैं सिन बेंजेल्ड ऑक्साइम, एंटी बेंजेल्ड ऑक्साइम। ठीक है, H और OH की बेस पर इसमें इसमें देखें, इसमें हम इस हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स की बेस पर करवाएंगे। ठीक है, C6H5 एंड OH एक साइड पर है। इसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स साइक्लिक कंपाउंड्स में भी हम बयान कर सकते हैं। ठीक है, H और OH की बेस पर अगर डिफरेंट साइड पे हैं तो ट्रांस, और अगर सेम साइड पे हैं तो सिज, सिज एंड ट्रांस। ये देखिए सिज फॉर्म्स और ये ट्रांस फॉर्म्स आ जाती हैं अगर H ऑपोजिट साइड पे है। ठीक है, यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है। चल नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे लेके चलेंगे। आज ठीक है, बाकी कुछ लेक्चर्स मैं आपको रिकॉर्डेड भी भेज दूंगा। और आपका अभी लेक्चर है नेक्स्ट क्लास में या अभी कोई नहीं है लेक्चर? मुकद्दस आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर मैंने लेक्चर बना। आई कांट लिसन। क्या कह रहे हैं बेटा? किसी 415 रोल नंबर आप बताएं। सर अब लेक्चर में। अभी लेक्चर नहीं है? नो सर। अच्छा, लेक्चर नहीं है तो फिर ठीक है, फिर हम आगे पढ़ लेते हैं। सर आपको मेरा टेस्ट रिसीव हुआ था? मैंने टेस्ट अभी चेक नहीं किए, आज करने हैं तो फिर इंशाल्लाह पता चल जाएगा। सर एक क्वेश्चन था। जी हेलो सर। पूछें। सर ई और जी आइसोमर्स सिस को सिस और ट्रांस आइसोमर्स भी कह सकते हैं। जी हाँ, कह सकते हैं। जो Z वाले आइसोमर्स हैं उनको आप सिस कह सकते हैं, और जो E वाले हैं उनको आप
ट्रांस आइसोमर्स कह सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में बस इतना ही है, ठीक है। इस हवाले से यहाँ पे तो और भी ज़्यादा डिटेल्स दी गई हैं बाइफिनाइल कंपाउंड्स वगैरह के लिए, लेकिन वो ज़्यादातर नहीं पूछी जाती, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसके अंदर दिए गए हैं, आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस देख के उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पर, चैप्टर नंबर 31। इसको हम लगाते हैं चैप्टर नंबर 31। चैप्टर नंबर 31 कन्फर्मेशंस, 744 पेज पे है ये। भी आ गया कन्फर्मेशंस। व्हाट इज मेड बाय कन्फर्मेशनल आइसोमर्स और कन्फर्मर्स। कन्फर्मर्स क्या होते हैं और कन्फर्मेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं। ये एक न्यू टाइप का आइसोमेरिज्म है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ये अल्केन्स में, जिसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर भी ये आइसोमेरिज्म शो होता है, जिसको हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। कार्बन टू कार्बन जब सिंगल बॉन्डेड होती हैं, इसका मतलब है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाती हैं, ठीक है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ जब वो उनका सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पर रोटेट करती हैं, ठीक है। और इस रोटेशन के लिए उनको एनर्जी चाहिए 60 से 85 किलो जूल की एनर्जी, जो कि आपको रूम टेम्परेचर पर भी अवेलेबल होती है। तो इसलिए रूम टेम्परेचर पर भी ये मॉलिक्यूल्स रोटेट करते रहते हैं, अल्केन्स के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अल्केन्स की तरह जिस भी मॉलिक्यूल में कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, इसका मतलब वो अपना मॉलिक्यूल रोटेट करता है, उसके एटम्स रोटेट करते हैं, ठीक है। और इसी रोटेशन की वजह से इसको हम रोटेशनल आइसोमर्स, कन्फॉर्मर्स या कन्फर्मेशनल आइसोमर्स का नाम देते हैं। अब देखते हैं कि ये कन्फर्मेशनल आइसोमर्स का शेप कैसी है, ये कैसे रोटेट करते हैं, कैसे इनकी डिफरेंट अरेंजमेंट जो है वो सामने आती है, ठीक है। इसकी डेफिनेशंस देख लें। कन्फर्मेशंस कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, different arrangement of atoms which can be converted into one another by rotation around a single bond. ऐसे conformations जिनमें एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है और उसको, उन कन्फर्मेशंस को एक दूसरे में हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं बाय रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड्स। देखिए फर्स्ट हम इसको कैसे डिस्कस करते हैं। कन्फर्मेशंस ईथेन, ठीक है। ईथेन की कन्फर्मेशंस रिप्रेजेंटेशन हमने देखनी है न्यूमैन और साहॉर्स प्रोजेक्शन की। पहले हम न्यूमैन प्रोजेक्शन देते हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शन, ये आ गई न्यूमैन प्रोजेक्शन, ये, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ, न्यूमैन प्रोजेक्शन। इस न्यूमैन प्रोजेक्शन में जो दो कार्बन, ईथेन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ईथेन की। तो ईथेन में दो कार्बन एटम्स होते हैं और दोनों कार्बन एटम्स के पास कितने हाइड्रोजन होते हैं? 6 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। एक पहली वाली कार्बन, उसके पास 3 हाइड्रोजन, और जो पीछे रेयर कार्बन होती है उसके पास भी 3 हाइड्रोजन होते हैं। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या है कि जो कार्बन आपके सामने इन फ्रंट ऑफ यू मौजूद है, उस कार्बन को आप पॉइंट से जाहिर करते हैं, इस पॉइंट के साथ। यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं पेंसिल के साथ, पॉइंट। इसका मतलब यहाँ पे एक कार्बन है और इसके साथ 3 हाइड्रोजन हैं, जिनको आप इस तरह से ट्राइगोनल में अरेंज करते हैं, और इसके भी पीछे जो कार्बन एटम है, रेयर कार्बन, उसको आप सर्कल के साथ शो करते हैं। जो इसके पीछे मौजूद है वो आपको नजर नहीं आ रही, उसको आप सर्कल से शो कर रहे हैं, और उसके पास भी 3 हाइड्रोजन हैं, ठीक है। इस तरह से उसको बाहर निकाल के हम रखते हैं, इन दोनों के दरमियान में रख रहे हैं, ठीक है। इस दोनों के दरमियान में ये रख रहे हैं, और ये यहाँ पे आ गई,
अब इस फॉर्म को, ये जो हमारे पास कंफर्मेशन बनी है, इसको कहते हैं स्टैगर्ड कंफर्मेशन। स्टैगर्ड कंफर्मेशन जिसमें जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो एक दूसरे से जितना हो सकता है उतने दूर है। ठीक है, confirmations in which hydrogen atoms of two carbons are as far apart as possible, कि जितना दूर हो सकता है उतने वो दूर है, ठीक है, एक दूसरे से। और इस कंफर्मेशन को हम स्टैगर्ड कंफर्मेशन कहते हैं, ये स्टेबल कंफर्मेशन है। चलिए अब इस फर्स्ट जो कार्बन है, ये वो पॉइंट वाली, इस कार्बन को हम रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, ठीक है, इसको हम रोटेट करते हैं। ये जो हाइड्रोजन जहाँ पे प्रेजेंट है इसको वो रोटेट करते हैं इस साइड पे, क्लॉकवाइज रोटेट करना है। चलिए इस कार्बन को पकड़िए यहाँ से, ठीक है, और इसको रोटेट करिए, 60 डिग्री रोटेट करना है, और ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के बिल्कुल सामने आ जाएगा। ठीक, ये बिल्कुल इसके सामने आ जाएगा। अब एक्चुअली हमें पीछे वाला हाइड्रोजन भी शो करना था ना, लिखना था, इसलिए हमने थोड़ा सा इसको ऐसे करके लिखा हुआ है ताकि आपको पीछे वाला हाइड्रोजन भी नजर आए। ठीक है, लेकिन एक्चुअली आपने ये जहन में रखना है कि हमने इस तरह की रोटेशन की है कि रोटेशन इस हाइड्रोजन को बिल्कुल इस हाइड्रोजन के सामने ले आई है। इसे कहेंगे इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। जो कैसे हासिल हुई? जस्ट रोटेशन, एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, इन दोनों स्ट्रक्चर्स में एटम्स की जस्ट अरेंजमेंट डिफरेंट है, और ये अरेंजमेंट हमें कार्बन की रोटेशन करवाने से मिली है, तो इसको कहेंगे कन्फॉर्मर्स। ठीक है, कन्फॉर्मर्स, इनको कन्फॉर्मर्स कहा जाता है, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स कहा जाता है। इक्लिप्स्ड फॉर्म ये है, ठीक है, इक्लिप्स का मतलब छुप जाना। तो एक हाइड्रोजन जो है वो दूसरे पीछे वाले हाइड्रोजन को छुपा लेता है अपने पीछे, ठीक है, ये सारे एक दूसरे को छुपा लेते हैं। जो फ्रंट वाले हैं ना, ये फ्रंट वाले हैं, ये रेयर वाले हाइड्रोजन हैं, तो फ्रंट वाले हाइड्रोजन्स रेयर वाले हाइड्रोजन्स को अपने पीछे छुपा लेते हैं। यहाँ पे तो आपको शो करवाने के लिए, दिखाने के लिए जस्ट उन्होंने किया हुआ है, लेकिन इक्लिप्स्ड फॉर्म हमेशा याद रखिएगा कि पीछे वाले जो रेयर हाइड्रोजन्स होते हैं उनको छुपा लेते हैं, ठीक है, जो नहीं कि बिल्कुल आमने सामने है, तो इसको हम इक्लिप्स फॉर्म कहेंगे। और ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, ये इक्लिप्स कन्फर्मेशंस। अच्छा, अब जैसा कि मैंने बताया कि इस हाइड्रोजन को मैं इस हाइड्रोजन के सामने ले आया हूं, ठीक है, इसको हमने छुपा लिया। तो जब इसको मैंने रोटेशन किया, 60 डिग्री रोटेट किया, तो हर डिग्री पर मुझे एक कंफर्मेशन मिली थी। अगर मैं इसको सिर्फ 1 डिग्री रोटेट करता हूं यहां से यहां तक, तो वो भी तो कंफर्मेशन है ना। फिर आप इसको थोड़ा सा मजीद रोटेट करते हैं, यहां तक ले आते हैं, वो भी एक कंफर्मेशन होगी। तो इस 60 डिग्री एंगल यानी कि स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड के दरमियान जितनी रोटेशंस हमने की हैं, जितना डिग्री हमने रोटेट किया है, तो हर डिग्री पर हमें एक कंफर्मेशन मिली थी। हर डिग्री पर हमें एक कंफर्मेशन मिली थी, जिसको हम कह रहे हैं स्क्यू कंफर्मेशंस। ठीक है, जितनी भी हमें इन दोनों कंफर्मेशंस के दरमियान मिली हैं उनको हम कह देंगे स्क्यू कंफर्मेशंस। ठीक है, staggered most stable confirmation is staggered and the most, इसका मतलब जैसे जैसे हम इस स्टैगर्ड कंफर्मेशन में 60 डिग्री की रोटेशन करते जा रहे हैं, हम अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, हम अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। यहां पे ये सवाल आता है ज़हन में कि अगर ये मॉलिक्यूल इस स्टैगर्ड फॉर्म में स्टेबल है, तो ये इक्लिप्स फॉर्म में यानी अनस्टेबल अनस्टेबल की तरफ क्यों जा रहा है? इक्लिप्स फॉर्म होस्ट अनस्टेबल फॉर्म है, तो ये मॉलिक्यूल इस तरह की कंफर्मेशंस खुद ही देता रहता है। ऐसा क्यों है? क्यों ये स्टैगर्ड फॉर्म से इक्लिप्स फॉर्म यानी स्टेबल फॉर्म से अनस्टेबल फॉर्म की तरफ जा रहा है? क्योंकि
रूम टेम्परेचर। जी तो मैं कह रही हूँ कि रिएक्शन में भी हो सकता है ना, जैसे कि कोई होता स्टेबल तो वो फिर कोई रिएक्शन करवाने के लिए भी हो सकता है अनस्टेबल। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन है रूम टेम्परेचर। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इस कन्फर्मेशन के लिए 60 से 85 किलो जूल की एनर्जी चाहिए। कन्फर्मेशन के लिए हमें 60 से 85 किलो जूल एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो इतनी एनर्जी तो हमारे रूम टेम्परेचर पर भी अवेलेबल होती है। इतनी एनर्जी हमारे रूम टेम्परेचर पर भी अवेलेबल है, यानी कि रूम टेम्परेचर की जो एनर्जी है वही काफ़ी है इस मॉलिक्यूल के अंदर। जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो ये रोटेट करता है, अनस्टेबिलिटी की तरफ जाता है और फिर रोटेट करके फिर स्टैगर्ड की फॉर्म में वापस आ जाता है। इस तरह से लगातार ये रोटेशन चलती रहती है और एक सेकंड में ये कई लाख मर्तबा रोटेट कर जाता है। कई लाख मर्तबा ये रोटेशंस अपनी दिखाता रहता है। इस तरह से एक ईथेन का मॉलिक्यूल स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड फॉर्म के अंदर अपनी डिफरेंट कन्फर्मेशंस दे सकता है। अब बात करते हैं कि ये इक्लिप्स्ड फॉर्म अनस्टेबल क्यों है। जैसा कि अभी बताया कि स्टैगर्ड फॉर्म के अंदर जो हाइड्रोजन एटम है वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, मैक्सिमम उनके दरमियान डिस्टेंस होता है, रिपल्शंस कम से कम होती हैं। जबकि इक्लिप्स फॉर्म में वो एक दूसरे के बिल्कुल सामने आ जाते हैं। ठीक है, तो सामने आ जाते हैं, रिपल्शन ज़्यादा होंगी और रिपल्शन की वजह से अनस्टेबिलिटी। ठीक है, तो रिपल्शन की वजह से अनस्टेबिलिटी मिलती है। तो इक्लिप्स्ड फॉर्म अनस्टेबल है, स्टैगर्ड फॉर्म स्टेबल फॉर्म है। ये थी न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला फॉर कन्फर्मेशंस ऑफ ईथेन। ठीक है, और इनकी दरमियान की जो कन्फर्मेशंस हैं उनको हम कहते हैं स्क्यू कन्फर्मेशंस। अब आइए हम देखते हैं सा हॉर्स रिप्रेजेंटेशन। इसी चीज़ को हम सा हॉर्स स्ट्रक्चर से भी जाहिर कर सकते हैं। ये वैसे ज़्यादा अच्छी तरह शो होती है, लेकिन ये थोड़ी सी मुश्किल होती है ड्रॉ करना। पेज के ऊपर ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको। ठीक है, इस ऊपर वाले स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना आसान है, न्यूमैन और इक्लिप्स फॉर्म को। ठीक है, न्यूमैन प्रोजेक्शंस को। इसमें देखिए कि जो रेयर कार्बन है और फ्रंट कार्बन, इन दोनों को आप इस तरह से शो करते हैं पॉइंट्स के ज़रिए, और उनको हम थोड़ा सा तिरछा करके लाइन लगाते हैं उनके दरमियान। ठीक है, और ये दोनों कार्बन आइटम्स हैं, एक के पास 3 हाइड्रोजन हैं, दूसरे के पास भी 3 हाइड्रोजन आइटम्स हैं। ठीक है, और जब आपके पास ऊपर वाला हाइड्रोजन और यहाँ से ये नीचे वाला हाइड्रोजन इस तरह से मौजूद हैं, तो इसको हम स्टैगर्ड फॉर्म कहते हैं, जिसमें ये तमाम हाइड्रोजन एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर मौजूद हैं। ठीक है, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर मौजूद है, इसे हम स्टैगर्ड फॉर्म कहेंगे। और ये है सा हॉर्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सा हॉर्स रिप्रेजेंटेशन, और इसके अंदर दो हाइड्रोजन एटम्स बिल्कुल आमने सामने आ जाते हैं। ठीक है, ये दोनों हाइड्रोजन भी आमने सामने हैं, ये दोनों हाइड्रोजन भी आमने सामने आ जाते हैं, और इसको कहते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म। यानी आप बिल्कुल यहाँ पे खड़े होकर इसको अगर देखेंगे तो आपको जो पीछे वाला हाइड्रोजन है वो नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको हम इक्लिप्स्ड फॉर्म कहेंगे। और ये है स्टैगर्ड फॉर्म, इसमें हमें 6 के 6 हाइड्रोजन एटम्स नज़र आ जाते हैं, इसे हम स्टैगर्ड फॉर्म कहते हैं। स्टैगर्ड फॉर्म स्टेबल फॉर्म होती है, इक्लिप्स फॉर्म अनस्टेबल होती है। इन दोनों को इंटर कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ 12 किलो जूल एनर्जी चाहिए, जो कि हमारे रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल होती है। इसलिए स्टैगर्ड फॉर्म से इक्लिप्स फॉर्म में इंटर कन्वर्जन लगातार चलती रहती हैं, और फिर इक्लिप्स से स्टैगर्ड फॉर्म लगातार ये कार्बन आइटम्स जो इन फ्रंट ऑफ यू है वो रोटेट करता रहता है, फौरन बार बार बहुत तेज़ी के साथ रोटेट करता है, बहुत तेज़ी के साथ ये रोटेशंस चलती रहते हैं। इस तरह से आप इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। ग्राफ में वाई एक्सिस के अलोंग पोटेंशियल एनर्जी और एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेशन। अगर आप स्टैगर्ड फॉर्म पे हैं तो स्टैगर्ड फॉर्म से अगर आप इक्लिप्स फॉर्म की तरफ रोटेट कर रहे हैं तो हमें 60 डिग्री एंगल रोटेशन करना होगा, और जब आप 60 डिग्री एंगल रोटेट करेंगे तो आप इक्लिप्स फॉर्म पे पहुंच जाएंगे। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि इक्लिप्स फॉर्म के लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी देनी पड़ेगी स्टैगर्ड फॉर्म को, और वो पोटेंशियल एनर्जी 12 किलो जूल एनर्जी है जो कि रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल है।
तो उसको जैसे जैसे वो एनर्जी मिलेगी तो वो रोटेशन होते हुए इक्लिप्स फॉर्म पे पहुंच जाएगा और फिर इक्लिप्स से स्टैगर्ड फॉर्म में वापस जाएगा, तो फिर 12 किलो जूल एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये लगातार प्रोसेस चलता रहता है और इसके स्टैगर्ड और इक्लिप्स कन्फर्मेशंस के दरमियान जितनी भी कन्फर्मेशंस मिलती हैं हर एंगल पे, हर डिग्री एंगल पे, उसे हम कहते हैं स्क्यू कन्फर्मेशंस। ठीक है। डिफरेंट कन्फर्मेशंस की एग्जांपल्स दी हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे ये पूछता है, ये भी क्वेश्चन आपकी समझने के लिए ज़रूरी है कि कन्फर्मेशंस और कॉन्फ़िगरेशन में क्या फ़र्क है। कन्फर्मेशंस एक्चुअली स्ट्रक्चर में डिफरेंट एटम्स की अरेंजमेंट की बेस पर बनाई जाती है। ठीक है, एटम्स की अगर अरेंजमेंट डिफरेंट होगी, ये देखिए यहाँ पे एटम्स की जस्ट अरेंजमेंट डिफरेंट की है हमने, ये इस स्ट्रक्चर में एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट हुई है। ठीक है, स्ट्रक्चर ग्रुप्स वही हैं, इसके मिरर इमेज की बात नहीं की जा रही। ठीक है, जस्ट एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो इसको कन्फर्मेशंस कहते हैं। ठीक है, और जो कॉन्फ़िगरेशन है ये रिप्रेजेंट करता है कि एक एटम में जो एक कंपाउंड के अंदर जो एटम्स हैं या जो ग्रुप्स हैं उनकी पर्टिकुलर स्पेस या पर्टिकुलर एटम से डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलता है, अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, एटम्स की अरेंजमेंट किसी पर्टिकुलर एटम के लिहाज से डिफरेंट होती है। जैसे इस H के लिहाज से OH लेफ्ट साइड पे है, जबकि इस H के लिहाज से ये OH राइट साइड पे है। तो एक पर्टिकुलर एटम के हवाले से जब आप देखते हैं दूसरे किसी एटम को या ग्रुप को, तो उसकी अरेंजमेंट डिफरेंट होगी, तो उसे कहेंगे कन्फिगरेशंस। और अगर एटम्स सेम है, ठीक है, यहाँ पे भी एटम सेम है, वहाँ पे भी एटम सेम है, तो फिर एटम्स की जो अरेंजमेंट डिफरेंट होगी तो उसे हम कहेंगे कन्फर्मेशंस। ठीक है, कन्फर्मेशंस और कन्फिगरेशन में ये फ़र्क है। चलिए इसके बाद कन्फर्मेशंस एग्जांपल ले लेते हैं, इथेन की एग्जांपल। बेटा क्या पूछ रहे हैं? सर कॉन्फ़िगरेशन और कन्फर्मेशन का डिफरेंस बताइएगा, मुझे सही आवाज नहीं आई आपकी। हाँ जी, कन्फर्मेशंस में डिफरेंट अरेंजमेंट होती है एटम्स की। ठीक है, एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 डायमेंशन स्पेस में अगर एटम को रोटेट करने से, रोटेशन के ज़रिए हमें सिंगल बॉन्ड की रोटेशन के ज़रिए डिफरेंट अरेंजमेंट मिलती है, तो उसे कहते हैं कन्फर्मेशन। और इसमें रोटेशन का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में रोटेशन का कोई चक्कर नहीं होता, जस्ट एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम के हवाले से दूसरे ग्रुप ऑफ एटम को देखा जाता है। यानी इस H के लिहाज से OH लेफ्ट साइड पे है और इस स्ट्रक्चर में H के हवाले से देखा जाए तो OH राइट साइड पे है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन और से मिलने वाली डिफरेंट अरेंजमेंट्स की डिफरेंट अरेंजमेंट अगर होंगी स्ट्रक्चर्स, तो उन्हें हम कन्फर्मेशंस कहते हैं। ये है बेसिक डिफरेंस। एंगल स्ट्रेन, टॉर्जनल स्ट्रेन ये नहीं है। आपके पास जो एग्जांपल दी हुई है बुक में, आपकी बुक में एग्जांपल है ये बनी, कन्फर्मेशंस ऑफ ईथेन, एग्जांपल नंबर 7। कन्फर्मेशन, एक्सप्लेन द कन्फर्मेशंस ऑफ ब्यूटेन। हाँ जी, ब्यूटेन की हैं, ईथेन की हैं। तो ये ईथेन की अभी हमने देख ली। अब आपके पास ये ब्यूटेन की एग्जांपल, इसमें भी हम कन्फर्मेशंस डिस्कस करते हैं। एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, एन एल्केन, मॉलिक्यूल एल्केन का, तो ये कन्फर्मेशंस दे सकता है। चलिए इसकी कन्फर्मेशंस हम न्यूमैन प्रोजेक्शन के फर्स्ट स्टैगर्ड से शुरू करते हैं। स्टैगर्ड जैसे हम एंटी फॉर्म भी कहते हैं। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, इसको हमने कितना रोटेट करना होता है, 60 डिग्री एंगल रोटेट करते हैं और वो आपके पास नेक्स्ट कन्फर्मेशन हासिल हो जाती थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कितनी रोटेशन करवाई जाएगी। देखिए इसमें फर्स्ट कार्बन है, ठीक है, जिसको हम पॉइंट के जरिए शो करते हैं।
पॉइंट लगा, उसके पास एक CH3 ग्रुप है, उसके पास एक H है, उसके पास एक यहाँ पे H है। ठीक है, ये दरमियान वाली दोनों कार्बन एटम्स हैं, दरमियान सेंटर वाली दो कार्बन C2 और C3। C2 को मैंने शो कर लिया पॉइंट से। C3 किधर है? ये रेयर वाली, जिसको हम सर्कल से शो करते हैं। इसको हम C3 को सर्कल से शो करना है, और इस सर्कुलर कार्बन के पास एक ये वाली CH3 है, एक इसके पास H है, और एक इसके पास ये वाला H। तो ये है टोटल ब्यूटेन का मॉलिक्यूल, जिसमें दोनों CH3H H और ये HH मैक्सिमम डिस्टेंस पर मौजूद हैं, यानी ये है स्टेबल फॉर्म। इसे कहेंगे स्टैगर्ड फॉर्म, इसे कहेंगे एंटी फॉर्म। ठीक है, अब हमें जाना है इक्लिप्स फॉर्म की तरफ। और इक्लिप्स कैसे बनती है? टोटल इक्लिप्स कैसे होगी कि अगर ये CH3 इस CH3 के सामने आ जाए तो ये CH3 का जो है ये छुप जाएगा पीछे वाला। ठीक है, कंप्लीट इक्लिप्स बनेगी। चलिए थोड़ी थोड़ी रोटेशन करके देखते हैं कि जो दरमियान वाले हमें स्क्यू कन्फर्मेशंस मिलती हैं वो कैसी कैसी हैं। थोड़ी थोड़ी रोटेशन करते हैं। आप इस CH3 को रोटेट करते हैं, ठीक है, इस फ्रंट कार्बन को, ठीक है, और ये रोटेशन होगी और ये CH3 इस H के सामने आ जाएगी, यानी ये हाइड्रोजन पीछे वाला छुप जाएगा, CH3 इधर आ जाएगा, और ये H इस CH3 के सामने आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये वाला जो H है ये इस हाइड्रोजन को छुपा लेगा। ये तो बिल्कुल कंप्लीटली छुप जाएगा, जबकि ये वाला भी छुप जाएगा पीछे। ये फ्रंट पे हाइड्रोजन है, पीछे CH3 है, तो नो डाउट कि ये तो नहीं छुप सकता, क्योंकि ये छोटा ग्रुप है, ये बड़ा ग्रुप है। ठीक है, इसे कहेंगे पार्शियली इक्लिप्स फॉर्म, कि कुछ ग्रुप्स इसमें छुपे हैं लेकिन कुछ ग्रुप्स नहीं छुपे। इसे कहेंगे पार्शियली इक्लिप्स्ड। ठीक, पार्शियली इक्लिप्स्ड फॉर्म। चलिए फिर इसको रोटेट करते हैं, इस CH3 को फिर रोटेट करते हैं। ठीक है, अब फिर रोटेशन करवाएंगे, तो जब इस CH3 को 30 डिग्री पे डिग्रीज जी 60 डिग्री की रोटेशन करवानी है फिर हमने, और रोटेशन करवाने से ये CH3 ग्रुप इधर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आ गया, नेक्स्ट फॉर्म बन गई। और ये अब स्टैगर्ड तो है कि सारे ग्रुप्स इसमें सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन ये कंप्लीट स्टैगर्ड नहीं है, क्योंकि कंप्लीट स्टैगर्ड तब होती जब ये CH3 और ये CH3 मैक्सिमम डिस्टेंस पर मौजूद होते, जैसे यहाँ पे था, एक दूसरे से बहुत दूर थे। इस स्ट्रक्चर में ये दूर नहीं है, थोड़े करीब आ गए हैं, तो रिपल्शंस होंगी। इसे कह देते हैं पार्शियली स्टैगर्ड फॉर्म, या इसे हम गोश स्टैगर्ड भी कहते हैं। गोश फॉर्म, गोश स्टैगर्ड, स्क्यू फॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब इसको फिर हम 60 डिग्री रोटेट करते हैं, इस फ्रंट कार्बन को फिर हम 60 डिग्री रोटेट करते हैं। ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के सामने, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और ये CH3 इस CH3 के ऊपर, इस तरह से। इसे कहेंगे कंप्लीटली इक्लिप्स्ड फॉर्म, कंप्लीटली इक्लिप्स्ड फॉर्म, क्योंकि इसमें सारे ग्रुप्स एक जैसे हैं और फ्रंट वाले ग्रुप्स ने जो रेयर ग्रुप्स हैं उनको छुपा लिया है, और ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल फॉर्म है, सबसे ज्यादा अनस्टेबल फॉर्म है। इसे कहते हैं कंप्लीटली इक्लिप्स्ड फॉर्म, कंप्लीटली इक्लिप्स्ड फॉर्म। अब फिर रोटेशन करवाते हैं इस CH3 ग्रुप की, और रोटेशन से यहाँ तक, ये अगर इसको हम ग्रुप को थोड़ा सा रोटेट करते हैं यहाँ तक आएगा। ठीक है, ये यहाँ तक रोटेशन हुई, इसे कहेंगे पार्शियली स्टैगर्ड फॉर्म। दोबारा वही स्टैगर्ड फॉर्म बन गई है, ये देखें उतना ही डिस्टेंस जितना पहले था, ये स्टैगर्ड फॉर्म फिर वापस हमें हासिल हो गई है। इसे हम गॉशी स्टैगर्ड भी कह सकते हैं, पार्शियली स्टैगर्ड फॉर्म है। इसको फिर रोटेट करें, CH3 को यहाँ पे ले आए, इस H के ऊपर आ जाएगा CH3, ये फिर पार्शियली इक्लिप्स्ड फॉर्म बन गई है। अब अगर आप इस पार्शियली इक्लिप्स्ड फॉर्म में इस कार्बन को फिर रोटेट करते हैं तो ये CH3 बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये जैसे ये बनी है, तो इसका मतलब अगर आप पार्शियली इक्लिप्स्ड
फॉर्म को स्ट्रक्चर 6 को रोटेट करते हैं तो ये फिर वही कंप्लीटली स्टैगर्ड फॉर्म एंटी फॉर्म बन जाएगी। तो इस तरह से एक स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड के दरमियान कुछ ये स्ट्रक्चर्स भी, ये फॉर्म्स भी बनती हैं, कन्फर्मेशंस बनती हैं, ठीक है, जिसमें मोस्ट अनस्टेबल फॉर्म, मोस्ट स्टेबल फॉर्म, ये दोनों हैं, स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड दोनों मोस्ट स्टेबल और अनस्टेबल फॉर्म्स हैं। और इनके दरमियान पार्शियली इक्लिप्स्ड जो है ये, क्योंकि इक्लिप्स्ड है ना तो इसका मतलब ये भी अनस्टेबल है, लेकिन क्योंकि पार्शियली है तो इसका मतलब इतनी ज़्यादा अनस्टेबल नहीं है जितनी कंप्लीटली वाली थी। तो इसका मतलब इसकी भी एनर्जी हाई होगी, ठीक है, इसकी एनर्जी भी हाई होगी, अनस्टेबल होगा, लेकिन इतना ज़्यादा अनस्टेबल नहीं होगा जितना कंप्लीटली अनस्टेबल था, ठीक है, कंप्लीटली वाला अनस्टेबल है। और इसी तरह से जो आपके पास ये पार्शली स्टैगर्ड फॉर्म है ये भी स्टेबल तो है, लेकिन इतनी ज़्यादा स्टेबल फॉर्म नहीं है जितनी स्टैगर्ड फॉर्म थी, ठीक है। यहाँ पे यही सारी ग्रुप्स की बातें की गई हैं कि आप बैक वाली कार्बन को होल्ड करके हमेशा, सर्कुलर कार्बन को हमेशा होल्ड करके फर्स्ट कार्बन जो होती है उसी को रोटेट करते हैं, ठीक है। और रोटेशन आप जैसे जैसे करते जाएंगे तो आपको डिफरेंट जो है फॉर्म्स वो हासिल होती चली जाएंगी, ठीक है। 60 डिग्री रोटेशन से आपको पार्शली स्टैगर्ड फॉर्म मिलेगी, फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म मिलेगी, पार्शली स्टैगर्ड, पार्शली इक्लिप्स्ड, डिफरेंट फॉर्म्स आपको हासिल होती जाएंगी, ठीक है। और इस तरह से आप कंप्लीट 360 डिग्री रोटेशन करवाते हैं जिससे ये सारी फॉर्म्स हासिल होती हैं, ठीक है। यही बात की गई है कि कंप्लीट स्टैगर जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है, और पार्शियली इक्लिप्स और पार्शियली गॉश फॉर्मेशन वो लेस स्टेबल होती हैं। कंप्लीटली इक्लिप्स्ड सबसे ज़्यादा अनस्टेबल फॉर्म है, ठीक है। उनके दरमियान एनर्जी डिफरेंस की भी बात की गई है, 3.8 किलो जूल इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है, पार्शियली स्टैगर्ड और कंप्लीटली स्टैगर्ड के दरमियान। और जो आपके पास पार्शियली इक्लिप्स्ड और दूसरी कंप्लीटली इक्लिप्स्ड फॉर्म्स हैं उनके दरमियान भी 3.8 किलो जूल का डिफरेंस है। और अगर हम बात करते हैं मोस्ट स्टेबल फॉर्म यानी कंप्लीटली स्टैगर्ड फॉर्म और कंप्लीटली इक्लिप्स्ड फॉर्म के दरमियान एनर्जी डिफरेंस की, तो वो है 18.4, ठीक है, 18.4। और स्ट्रक्चर 1, 2 और 4 के दरमियान जो है वो आपके पास 14.6 किलो जूल पर मोल एनर्जी डिफरेंस होता है। इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से लिख सकते हैं। ग्राफ ज़रूर बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म ऑफ ब्यूटेन एंड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म ऑफ ईथेन, इन दोनों क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पोटेंशियल एनर्जी राइट साइड पे, सॉरी बाई एक्सेस पे, और रोटेशन आपने लिखनी है एक्स एक्सेस के अलावा। सो जब आपके पास 0 डिग्री एंटी फॉर्म थी उसको आपने फर्स्ट कार्बन को 60 डिग्री रोटेशन किया और 60 डिग्री रोटेट करने पर आपको पार्शियली इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर 2 मिला था। इन दोनों के दरमियान एनर्जी डिफरेंस कितना था? 14.6 किलो जूल। अब आप पार्शियल इक्लिप्स्ड को रोटेट करते हैं तो आपको गॉश स्टैगर्ड मिलता है, ठीक है, गॉश फॉर्म मिलती है 3 स्ट्रक्चर। इसको भी आपने 60 डिग्री रोटेशन को 60 डिग्री रोटेट करके हासिल किया, ठीक है। और इस गॉश स्टैगर्ड के बाद जब आपने फिर दोबारा 60 डिग्री रोटेशन करवाई थी तो आपको कंप्लीटली इक्लिप्स्ड फॉर्म मिली थी, स्ट्रक्चर 4 वाली, ठीक है। और इसके दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है एंटी और इसके दरमियान एनर्जी डिफरेंस कितना है? 18.4 किलो जूल। ये देखें कंप्लीटली इक्लिप्स्ड और ये एंटी वाली, ठीक है, इनके दरमियान एनर्जी डिफरेंस 18.4 का। उसके बाद फिर आप इसको मज़ीद रोटेट करते हैं वापस और आपको वापस वही गॉश फॉर्म मिलती है, ठीक है। और गॉश फॉर्म की और एंटी फॉर्म की एनर्जी डिफरेंस 3.8, और फिर इसको जब आप पार्शियल इक्लिप्स तक रोटेट करते हैं तो आपको 14.6 किलो जूल के एनर्जी डिफरेंस के साथ पार्शियल इक्लिप्स फॉर्म मिलती है। और फिर लास्ट आप फिर वही एंटी फॉर्म पे वापस मिल जाती है आपको 360 डिग्री रोटेट करने पर। तो इस तरह से एक मॉलिक्यूल एन ब्यूटेन की हमने रोटेशंस दिखाई हैं, ठीक है। यहीं तक आज हम डन करते हैं। होप सो आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको आगे लेके चलेंगे। और यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चन?
सर ये आपके सर